नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार से फिर हम महाराष्ट्र पे चर्चा करने वाले हैं। अभी जब विधायक दल की बैठक हुई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस को, जिसको हम कहें कि पूर्ण बहुमत के साथ में जो है विधायक दल का नेता चुना गया है। तो अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं और कल शाम को 5 बजे जो तय माना जा रहा था कि 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, तो उस पर मुहर लग गई। अब ऐसी स्थिति में एक चीज, जब हम बात करते हैं कि 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आया, तो उसके बाद में सरकार का गठन करने में इतना समय क्यों लगा, ये एक बड़ा जो है वो जिसकी हम बात करें कि लोगों के जहन में ये सवाल होगा। तो आपको ये भी पता होगा, इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि अगले जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। बस दलाल मीडिया को जो है वो थोड़ा मसाला मिल गया, इसलिए ये जो है वो कुछ दिनों तक ये बातें कर सकते हैं, और उसके पीछे कारण भी थे। पहला कारण, इतना समय क्यों लगा, तो अगर आप उसको समझोगे, तो अगर कोई राजनीति को बहुत अच्छे से और करीब से जानता है तो उसको पता है कि 25 दिसंबर से संसद का शीतकालीन जो सत्र था उसकी शुरुआत होनी थी। 23 दिसंबर को परिणाम आया था और उसके अगले एक दिन के बाद में, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जो है वो आपको पता होगा, उसके अगले दिन जो है वो संविधान दिवस था। तो सब लोग जो है वो 4 से 5 दिन बिजी रहे, और वो भी उसी स्थिति में जब संसद जो है उसमें गतिरोध चल रहा था, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या मणिपुर का मुद्दा हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरीके से अपना आकलन हो सकता है कि मीडिया जो है वो महाराष्ट्र में उलझा रहे और संसद जो है वो अपना काम करती रहे, जो उसमें चल रहा है वो ज्यादा जो है वो लाइमलाइट में ना जाए। ये भी जो है वो एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि मीडिया इसको कहां से कहां ले गया। तो समझने वाली बात यह है कि आप अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन होती, अब टेंशन से मतलब जब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आया, उसी दिन यह तय हो गया था कि अगले जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 5 निर्दलीय, तो ऐसा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त 137 का आंकड़ा जो है वो विधानसभा में है। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, अगर ये दोनों भी गठबंधन छोड़ के चले जाते हैं, अगर हम संभावनाओं पे बात करते हैं, अगर ये दोनों भी गठबंधन छोड़ के चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में 10 से 15 ऐसे नेता जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही निकले हुए नेता है जो इस बार जीत कर आए। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी टेंशन में है और एकनाथ शिंदे इसको जो है वो और ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। और आप मेरा वीडियो देख लीजिए कि जो अब जो ड्रामा है वो उसका अंत होने वाला है। तो एकनाथ शिंदे जिस तरीके से मैं यही कहूंगा कि एक घटिया स्तर का जो ड्रामा हुआ, तो आप आकलन करके देखें कि उससे एकनाथ शिंदे को क्या हासिल हुआ। कुछ नहीं। अगर एकनाथ शिंदे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से, क्योंकि अगर मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी अगर 100 के आसपास सीटों पे होती, तो मुझे लगता है या दोनों पार्टियों के बीच में ज्यादा फासला ना होता, तो फिर जो है वो आप कह सकते थे कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारी पार्टी का ही होगा। लेकिन आपसे जो है वो दुगनी से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री आपका हो सकता है। और यह भी सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के बावजूद जो है वो अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो दूसरी पार्टियों को दे देगी, तो फिर जनता में जो है उसका क्या मैसेज जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक समझने वाली बात थी। हालांकि अगर मोदी विरोध वाला जो पत्रकार है उनको अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सारी चीजें इसमें निकाल के लिया है कि ये चल रहा है, शरद पवार से मीटिंग चल रही है, ये तमाम तरह की जो है वो बातें। लेकिन जिस तरीके से जो खेल एकनाथ शिंदे ने खेला है उसमें नुकसान हुआ एकनाथ शिंदे का, और आप मान के चलिए आने वाला समय जो है
वो एकनाथ शिंदे के लिए जो है वो अब राहु काल शुरू होने वाला है। अब राहु काल क्यों शुरू होने वाला है? क्योंकि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा छोड़ेगी ऐसा भी मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिसने ये कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस हो चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस जिस पावर सेंटर की बात करें और फिर ये कहें कि वो जिसको तय करेंगे उसको मुख्यमंत्री तय कर दें, मैं उनके साथ खड़ा हूं, और फिर उसके बाद में वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं और उसके बाद में शिवसेना के जो लीडर है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि जब भी एकनाथ शिंदे अपने गांव जाते हैं तो वो कुछ बड़ा सोचते हैं। फिर उसके बाद में वो ठाणे आ जाते हैं और ठाणे आने के बाद में आप देखिए अपने सतारा जो गांव था वहां से वो जो है वो ठाणे तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में उनके पास मीटिंग के लिए समय नहीं होता कि वो बीमार हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको सारा का सारा जो है वो आप ड्रामा कह सकते हो। और अगर कोई ये कहे कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये उनकी जो है वो इसके ऊपर या इस विश्लेषण में जो है वो उनकी बेईमानी साफ तौर से नजर आती है। प्रेशर पॉलिटिक्स वहां की जाती है जहां संभावनाएं नजर आ रही हो, जहां पे आपके पास में आपके होने और नहीं होने से सामने वाले की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वहां पे आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होने वाली। और अब आप तय मान के चलिए, ज्यादातर अगर हम विभागों की भी बात करें तो विभाग जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिन उनके पास जो विभाग थे वही विभाग जो है वो अब रहने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा फेरबदल हो जाएगा ऐसा जो है वो नजर नहीं आ रहा। और एकनाथ शिंदे जो वो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनके पास विभाग थे, वही विभाग उनके पास रहने वाले हैं। और रही बात अजीत पवार की, तो अजीत पवार ने जिस तरीके से, अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करोगे, तो अजीत पवार ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ गेम खेला इस पूरे घटनाक्रम को लेके, कि वो दिल्ली आए और दिल्ली में आपको पता होगा अमित शाह से मिलने का उन्होंने समय मांगा या नहीं मांगा, लेकिन खबर ये थी कि वो अमित शाह से मिलकर ही जाएंगे, इसलिए वो दिल्ली में रुके हुए थे। और अमित शाह का आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी कल जो है वो चंडीगढ़ में एक जो है वो सभा थी, वो चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे और अजीत पवार उसके बावजूद जो है वो दिल्ली में टिके हुए थे। तो हो सकता है उनकी क्या बात होगी, क्योंकि आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद। और जो खबर आ रही थी कि जहां पर 57 और 41 की हम बात करते हैं, 57 सीटें एकनाथ शिंदे के पास है और 41 सीटें अजीत पवार, तो अजीत पवार की पार्टी का साफ तौर से कहना है कि शिंदे जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक विभाग ज्यादा ले सकते हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे के बराबर जो है वो अजीत पवार को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो समझ के बाहर है। तो इससे आप इतना ही समझ सकते हो कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लीडर हो जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद के रूप में नहीं देखना चाहते हो। ऐसी जो है वो हर पार्टी में होते हैं। वो 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं और 15 लोग भी हो सकते हैं। तो वो लोग जो है वो एकनाथ शिंदे को जो है वो थोड़ा सा जिसको कहें कि झाड़ पे चढ़ा रहे हो, वो एक अलग बात हो सकती है। इसमें इससे ज्यादा जो है वो इसमें द्वंद्व बचा नहीं था। और ऐसी स्थिति में अब जो तस्वीर साफ हुई है, क्योंकि टेंशन, जहां पे एक वर्ड यूज किया जा रहा था कि अमित शाह और मोदी जो है वो टेंशन में। आप एक चीज देखिए कि महाराष्ट्र में इतना कुछ चल रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में साबरमती एक्सप्रेस जो रिपोर्ट मूवी आई है वो मूवी देख रहे हो। ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा आप सोच के देखिए। लेकिन ऐसा हम देख रहे थे, और उसी से मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें जो है वो ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये इस स्थिति में इस तरीके के आकलन की जो है वो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन वो कर रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस ही क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी का। यह भी अपने आप में जो है वो एक बड़ा सवाल है, जिसके पीछे पूरा आरएसएस संघ जो है वो खड़ा है। और ऐसी स्थिति में जब 2014 में आपको जो है वो मैंडेट मिलता है, आपने सरकार चलाई, 2019 में परिस्थितियों को देखते हुए जो है वो संभालने की कोशिश की, हालांकि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। और उस स्थिति में जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र में, मैं नहीं कहता, मैं धृतराष्ट्र कहता हूं, उस चाणक्य की पार्टी को तोड़ लाना
और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही कर सकता था। इसलिए आलाकमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल निश्चिंत था कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वो फुल फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी और एनसीपी शरद पवार, और एनसीपी शरद पवार को तो पार्टी खत्म होने के कगार पे ले आए, और उसका पूरा आप अगर किसी को श्रेय दोगे तो वो किसको दोगे? देवेंद्र फडणवीस को। और फिर उसके बाद में 5 साल जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद पे रहा हो, उसने प्रशासन को चलाया हो, डील की हो विपक्ष के साथ, और वो व्यक्ति 2.5 साल तक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री पद पे रहा हो, तो आप सोच सकते हो कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी पार्टी में उसका कद जो है वो कितना बड़ा रहा हो। लेकिन उसने एक बार भी जो है वो बगावत नहीं की। फिर लोकसभा चुनाव परिणाम में आपके जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गया, और उसके बाद उस मैंडेट को वापस हासिल करना, और मैं कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही कर सकता था। इसलिए उसके इस देवेंद्र फडणवीस के इस कद के बावजूद अगर कोई इस तरीके का आकलन करेगा, तो मैं कहूंगा शायद ही वो जो है वो मूर्ख व्यक्ति होगा। कुछ जो है वो इशारा इसलिए आप कर सकते थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लोग जो है वो अनुमानों की जो पोटली है उसको इसलिए भी खोल के बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सिचुएशन में कई बार जो है वो चौंका देती है। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हमने देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस तरीके से भजन लाल शर्मा, जिसको आज भी जो है वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो ऐसे मामलों में जो है वो चौंकाते ही जरूर है। तो अब ड्रामे का अंत हुआ, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब एकनाथ शिंदे को जो है वो हासिल तो नहीं होगा, लेकिन आपको देखना यह है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जो है वो क्या खो देंगे। और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल जो है वो शपथ ग्रहण है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। तो आप समझिए कि वो कितने निश्चिंत थे कि ऐसा ही कुछ जो है वो होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।